दोस्तों नमस्कार। एफआईआर नंबर 11189004222003 सीआरपीसी की धारा 154 यानी जिसने जो जानकारी दी उसे इस एफआईआर कॉपी में लिख दिया गया। किसी दूसरे का नाम नहीं है, दोषी कौन है, आरोपी कौन है, कोई नाम नहीं है। और जिन धाराओं को लगाया गया है वह 304, 308 और 114 यानी हत्या नहीं हुई है लेकिन हत्याकांड हुआ है। उसका कोई दोषी या आरोपी जानकारी में नहीं है। इसमें मैक्सिमम सजा जो हो सकती है वो उम्र कैद की भी होती है, लेकिन कोई नाम नहीं और सिर्फ जानकारी के आधार पर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। तो यह किस रूप में किस पर लागू होगा कोई नहीं जानता है। कार्रवाई किसके खिलाफ कैसे होगी कोई नहीं जानता है। 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, 57 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। इसके अलावे जानकारी निकल कर नहीं आई, क्योंकि जो मौत हुई और उसके बाद जो स्थिति निकल कर आ रही है, एनडीआरएफ खुद कह रहा है कि दरअसल शव की हालत बहुत बदतर है। जो भी शव मिले हैं जो पानी में रात भर पड़े रहे। यह मोरबी पुल के तहत जो 190 मौतों की जानकारी अभी तक निकल कर आई है और 60 से ज्यादा घायल, और उन घायलों में से चंद लोगों ने जो जानकारी दी है वही एक आधार है। यानी जो बच गए दरअसल वही चश्मदीद है। यानी कोई ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है जिसके तहत कहा जा सके कि दरअसल वह पाइप कमजोर थी या वह सिकड़ी कमजोर थी या वह लोहे की चेन कमजोर थी या लोगों की तादाद ज्यादा थी। सब कुछ थे तो फिर दोषी था कौन? क्या वाकई टिकट काट कर वहां पर भेजा जब जाता है तो क्या इसकी कोई जानकारी नहीं कि दरअसल इस पर सवार कौन, कैसे, किस रूप में, कितनी बड़ी तादाद में होगा? कोई जानकारी नहीं। और मौत का यह सिलसिला और उसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा की व्यवस्था, यह सारी परिस्थिति दरअसल गुजरात मॉडल का एक ऐसा अभूतपूर्व सच है जिसके भीतर घुसिएगा तो इतना गहरा अंधेरा है कि आप उसमें समा जाइएगा। यह पुल कोई आज का नहीं है, यह तो अंग्रेजों के जमाने का पुल है। 143 बरस पहले इस पुल को अंग्रेजों ने बनाया था। और जो जानकारी मिली कि 6 महीने से जो यह पुल बंद पड़ा था, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यह डर था कि दरअसल यह पुल कहीं गिर ना जाए। लोगों की आवाजाही जिस रूप में होती है उसके तहत लोग कहीं पानी में समा ना जाएं, उनकी मौत ना हो जाए। 6 महीने तक 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च इस पुल को लेकर किया गया। जो जानकारी दी गई नगर पालिका ने, वहां जो जानकारी दी, जो कंपनी है उसके तरफ से जो जानकारी आई, क्योंकि ओरेबा ग्रुप इसी ने दरअसल उसके मेंटेनेंस का हिस्सा अपने साथ 15 बरस का समझौता नगर पालिका के साथ किया है। और उसके तहत अगले मार्च 2037 तक, क्योंकि इसी मार्च में यह फैसला लिया गया कि इस पुल की जर्जर हालत के मद्देनजर इसे ठीक कराने की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। और जो भी वहां पर वसूली होती है, वसूली का मतलब यहां टिकट वसूली है, टोल वसूली है, और जो स्टाफ की मौजूदगी होगी वह सब कुछ ओरेबा ग्रुप देखेगा। तो मार्च 2022 से मार्च 2037 तक का यह फैसला हो गया दोनों के बीच, नगर पालिका और कंपनी के बीच। लेकिन वहां ना सुरक्षा व्यवस्था, ना वहां पर सफाई की स्थिति, ना रखरखाव की अच्छी स्थिति, ना ही इस बात की गिनती कि जो स्टाफ है वो गिने कितनी बड़ी तादाद में कौन कहां किस रूप में जा रहा है। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं। नगर पालिका का शख्स मुक्त है, राज्य की प्रशासन गवर्नेंस मुक्त है पूरी तरीके से। राज्य के मुख्यमंत्री की आंखों से भी आंसू भरे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री भी संयोग से, यह उनका गृह राज्य है गुजरात, संयोग से वह यहीं पर, क्योंकि वह एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा के पास नमन भी होना है और चुनाव का मौका है तो दर्जन भर परियोजनाओं को रखना भी है, बताना भी है। लेकिन स्थिति इतनी अनुकूल रहे कि राजनीति डगमगाए नहीं, आंखों से आंसू टपके जरूर लेकिन कदम रुके नहीं, चुनाव प्रचार थमे नहीं, सब कुछ एक साथ। गुजरात मॉडल का यह अभूतपूर्व सच
हमें लगता है कि आज इनके पन्नों को खोलने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत में पुल के बारे में एक जानकारी और दे देते हैं। ये 143 बरस पुराना पुल जो है, इसके रखरखाव को लेकर इससे पहले 4 बार स्थिति बनी। रखरखाव किया गया वो राज्य सरकार के जरिए होता था और इसको एक लिहाज से धरोहर माना गया कि दरअसल 143 बरस पुराना पुल है। 1879 20 फरवरी को मुंबई के गवर्नर हुआ करते थे रिचर्ड टेम्पल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और उस समय मोरबी के जो राजा हुआ करते थे प्रजावत्सल सर्वभागनी ठाकुर, उनकी शिरकत हुई थी। और दरअसल वह उनका घर जो था, यानी राजमहल और राज दरबार के बीच यह मच्छू नदी पड़ती थी। तो इस पुल का निर्माण इसलिए किया गया उस वक्त क्योंकि ब्रिटिशर्स जब राज दरबार में जाते थे या राज दरबार से निकलकर राजमहल में आते थे, वो दौर भी वसूली का था। अंग्रेजों के जरिए राजनीतिक सत्ताओं और रियासतों से वो पैसा वसूला करते थे। तो मोरबी का यह पुल दरअसल राज दरबार और राजमहल को जोड़ता था। लेकिन आज की तारीख में अगर उसको आधुनिक तौर पर परखें तो 233 मीटर लंबा यह पुल लगभग 4.5 फीट चौड़ा है। और इसके साथ जो लोहे की तार बंधी हुई है वही चरमराकर टूट गई। और उसके चरमराने के साथ जो पैसा खर्च किया गया वह उस फ्लोर पे खर्चा किया गया, जो फ्लोर चमकता हुआ स्टील का दिखाई दे, जिस पर लोग जाएं तो कहें हां पुल जो है शानदार है। लेकिन यह कितना असुरक्षित है ध्यान नहीं दिया गया। मेंटेनेंस को लेकर सिर्फ खानापूर्ति की गई और 15 बरस का ठेका औरबा ग्रुप को दे दिया। लेकिन एफआईआर की कॉपी में किसी का कोई नाम नहीं है और वहां पर कोई कैमरा भी मौजूद नहीं है प्रशासन की तरफ से या फिर नगर पालिका की तरफ से। उसने कभी जरूरत समझी नहीं, मान लिया हर हाथ में मोबाइल अब तो रहता ही है, तो मोबाइल के जरिए जो तस्वीरें निकल कर आई और उसके बाद जो आकलन कैमरे के जरिए शुरू हुआ, उसने 3-4 बातों की पोल पहले राउंड में खोली। पहली बात, वह जो पूरी की पूरी लोहे की जो तार बंदी होती है, वही सारी तार जो लगभग नंबर ऑफ संख्या उसकी 8 है, 8 तार डगमगा कर चूर होकर गिर गई। जो लोग यहां प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, जो जा रहे थे, वो एक झटके में नीचे चले गए। जो जानकारी निकल कर आई उसमें 32 बच्चे हैं, 57 महिलाएं हैं, कुल 190 तक की स्थिति मौत की है। सरकार ने अपने हिसाब से आकलन लगाया 2 लाख रुपए हर मृतक को दिए जाएंगे और जो घायल हैं उन्हें 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 190 मौत का मतलब है 3 करोड़ 80 लाख। गुजरात के मॉडल के तहत ये 3 करोड़ 80 लाख कोई मायने नहीं रखते हैं। जो घायलों को दिए जाएंगे वह तकरीबन 80 लाख, वह भी कोई मायने नहीं रखते हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भी 5 करोड़ की रकम भी नहीं हो रही है। मुआवजे के तौर पर सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख। गुजरात की चकाचौंध के भीतर गुजरात में अगर आपको सड़क बनानी है, अगर इमारत बनानी है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य वहां पर करना है, तो दूसरे राज्यों की तुलना में लगभग 20 से 25% ज्यादा वहां पर खर्च होता है, सरकारों के जरिए खर्च होता है। और मोदी काल ने एक अत्याधुनिक काम यह किया कि वहां की नौकरशाही हो या वहां के पुलिस प्रशासन की स्थिति हो, सारी चीजें सिमट कर मुख्यमंत्री कार्यालय के दफ्तर के एक खिड़की में आकर सिमट गई, जहां पर मुख्यमंत्री का एक इशारा और राज्य में किसकी एंट्री किस प्रोजेक्ट के जरिए होनी है या नहीं होनी है, पर्यावरण का एनओसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिन जिन कंपनियों के जरिए जो जो काम करने हैं उसकी एक ही खिड़की है, वह मुख्यमंत्री कार्यालय में है। जो 2003 यानी 2002 के दंगों को याद अभी मत कीजिएगा। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की दस्तक हुई थी और 2007 में वह सबसे बड़ा वाइब्रेंट गुजरात था, जो गुजरात मॉडल को लेकर जो सफर गुजरात के गांधीनगर से दिल्ली के लोटियंस दिल्ली तक यहां पर हो गया और नाम बदलकर 7 कल्याण मार्ग रख दिया गया। उस कल्याण मार्ग के भीतर गुजरात मॉडल के अनूठे सच को आज जरा समझ लीजिए, क्योंकि जितना अंधेरा मोरबी के पुल के गिरने के बाद का है और लगातार 12 घंटे तक कोई परिस्थिति ऐसी क्यों नहीं बनी, वह देर रात में जो टीमें आनी शुरू हुई उसमें कोई व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर इस रूप में कतई नहीं थी। नदी है, पुल है, लेकिन
किसे डूबने से कैसे निकाला जाएगा नाव नहीं है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो सफर करे वहां से नाव से इस पार से उस पार वह कम से कम ना डूबने वाले जैकेट को पहन ले। बिल्कुल नहीं। यह एक अपने तरीके के गुजरात मॉडल की नई स्थिति जिसमें एफआईआर कॉपी में कोई आरोपी कभी नहीं होता है। गुजरात दंगों की फाइलों को भी अगर आप खोलना शुरू कर दीजिएगा तो हो सकता है आपको वहां पर एफआईआर जो हो वो 900 से ज्यादा एफआईआर पहले 2 दिनों में दर्ज की गई और उसके बाद एफआईआर की तादाद बढ़ते बढ़ते हजारों की तादाद में पहुंच गई। और जब एनसीआरबी ने दिल्ली से संदेश भेजा कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई है और जितनी एफआईआर दर्ज हुई है उतनी गिरफ्तारियां तक क्यों नहीं हुई, और उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया जो सत्ता की सबसे मोहक डायलॉग के तौर पर इस्तेमाल की गई और आरएसएस ने भी उस दौर में माना, उसके तहत जो मौतों का इजाफा दंगों के दौर में हुआ वो एफआईआर कॉपी को भी मात देने लगा। तो एफआईआर के तहत कार्रवाई कैसे किस रूप में होगी, यह अगर उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो मौजूदा वक्त में आपकी जुबान थक जाएगी। इन परिस्थितियों के भीतर हमें लगता है कभी आपको मौका मिले तो अभी वक्त साफ किया नहीं गया है। बीजेपी का ही bjp.org वेबसाइट है, उसमें एक पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है। उस पीडीएफ फाइल में बताया गया है कि दरअसल गुजरात मॉडल होता क्या है। उस गुजरात मॉडल के भीतर में जो 8 मंत्र लिखे गए हैं, पहले उस मंत्र को सुन लीजिए। वह मंत्र अब भी दर्ज है और इसी आसरे गुजरात मॉडल को इस देश ने अपने सिर पर बैठाया। गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वह प्रधानमंत्री कल मोरबी जाएंगे। तैयारी शुरुआत हो चुकी है। इलाके के पार्लियामेंट्रीज हो, विधायक हो, नगर पालिका हो, गवर्नेंस हो, सभी तैनात हैं। कल प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत दुखी हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं जो टपके नहीं, लेकिन फिर भी रुआसे दिल से लगभग 20-25 मिनट का भाषण देते वक्त उन्होंने 4 लाइन यह भी बताई कि दरअसल मेरा दिल इस समय रो रहा है और वह मोरबी में है। मैं एकता नगर में मौजूद जरूर हूं। हमें लगता है कि इस दौर में सरदार पटेल की प्रतिमा के नीचे जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे उस वक्त उनको खेड़ा के किसान आंदोलन को याद करना चाहिए था, जिसकी बागडोर महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के हाथों में दी थी। और सरदार पटेल हर रात निकलते थे, देखते थे किसानों ने भोजन किया या नहीं किया, क्योंकि उस आंदोलन के दौर में खेती रुक गई थी, थम गई थी। खेड़ा का वो किसानों का आंदोलन महात्मा गांधी ने उसके बाद ही माना कि दरअसल सरदार पटेल में वह ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता भी है, वो नए तरीके से चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए खेड़ा के किसानों के जहन में, खेड़ा का इलाका जो है, जब आप अहमदानगर से मोरबी की तरफ जाएंगे तो वह बीच में पड़ता है। मोरबी जो है लगभग 250 किलोमीटर 222 किलोमीटर अहमदाबाद से है, लेकिन राजकोट के करीब है, लगभग 60-65 किलोमीटर की स्थिति में है। तो वहां से निकलकर जब आप निकलते हैं अहमदाबाद से और राजकोट की दिशा में जाते हैं तो उसके हिस्से में पड़ता है यह मोरबी का इलाका। सरदार पटेल न सिर्फ किसानों को अनाज राज में दिया करते थे कि भूखे ना सोएं, बल्कि जो मजदूर भी संघर्ष में शामिल थे। और महात्मा गांधी ने एक अच्छी लकीर खींची थी, जितने भी पैसे खर्च हो इन आंदोलनों में उसको आप सुबह ब्लैक बोर्ड पे लिखिए या जानकारी दीजिए आंदोलनों को लेकर। लेकिन गुजरात के मॉडल के भीतर जो भी एमओयू साइन हुआ वो कितने रुपए का हुआ आज तक कभी वो सामने निकल कर नहीं आया, चाहे वो 2003 में 55 लोगों की मौजूदगी में था या 2007 में 55,000 लोगों की मौजूदगी में था। वो रकम दरअसल गुजरात की असल ऑक्सीजन के तौर पर काम करती है और गुजरात मॉडल उस पूंजी पर तैनात है जहां पर मोरबी का किला और पुल पे जाने के लिए जो टिकट भी कटता है उसकी कीमत भी इस दौर में ज्यादा वसूली जा रही थी। और जो बच गए उन्होंने जानकारी दी, यहां तो कितनी भी बड़ी तादाद में लोग कैसे भी जा सकते हैं। लेकिन दोबारा लौटिए उस मॉडल को लेकर जिसका जिक्र जरूरी है। bjp.org वेबसाइट, गुजरात मॉडल की पीडीएफ फाइल, जिसमें जिक्र कहां से, बेहतरीन जीवन, यह पहला मंत्र है। अगर आप गुजरात में हैं तो आपको बेहतरीन जीवन मिलेगा। इस जीवन के भीतर का सच बताया जाए या पहले 8 मंत्र पढ़ लिए जाएं। बेहतरीन जीवन पहला मंत्र, दुरुस्त सुरक्षा दूसरा मंत्र,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तीसरा मंत्र, तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का विकास चौथा मंत्र, ज्यादा कमाई कम महंगाई पांचवां और छठा सातवां यह है मंत्र, और भरपूर नौकरी यह भी मंत्र है। इस 7 मंत्र 8 मंत्र के आश्रय गुजरात को अगर आप मुहर लगाना चाहेंगे तो यकीनी तौर पर आप गुजरात मॉडल पे यह कहकर मुहर लगा देंगे, दरअसल ऐसा प्रदेश होना चाहिए। लेकिन आपको यह कोई नहीं बताएगा कि कुपोषण को लेकर गुजरात की महिलाएं इस देश के अव्वल नंबर पर हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी से महिलाओं के कुपोषण तक को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने सवाल किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया था, दरअसल शाकाहारी हैं गुजरात के लोग, इसीलिए कुपोषित हैं, और मध्य वर्ग वहां पर बहुत ध्यान देता है, अपने वेट को और अपने सौंदर्य को कम खाता है। यही है कुपोषण की स्थिति। बड़ी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हुई थी, लेकिन गुजरात मॉडल इस देश के भीतर की चमक दमक को जब महसूस करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि इनके पूरे आंकड़ों पर निकल कर आए। उससे पहले एक वाकया और आपको बता देते हैं, क्योंकि मोरबी के पुल से पहले जो मोरबी के बांध है 1979 में 11 अगस्त को वो बांध टूट गया था। यहां पे मरने वालों की तादाद 1439 थी, कोई घर नहीं बचा था। पशुधन था वो लगभग 12 से 13 हजार पशुधन खत्म हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 2017 में जब गुजरात चुनाव के समय प्रचार के लिए पहुंचे थे, हम आप तो जिक्र अभी सोच रहे होंगे जो लगभग सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड, जो बंगाल के भीतर पुल गिना था। हम आपको एक दूसरी घटना याद दिला देते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। 1979 में इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी। जिस चुनाव के भाषण का जिक्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में किया, मच्छू बांध त्रासदी के बाद राहत कार्य के दौरान राहुल गांधी की दादी इंदिरा बेन मुंह पर रुमाल डाले दुर्गंध और गंदगी से बच रही थी, जबकि संघ के कार्यकर्ता कीचड़ व गंदगी में घुसकर सेवा भाव से काम कर रहे थे। गुजराती मैगजीन चित्रलेखा ने इंदिरा की तस्वीर पर राजकीय गंदगी और संघ के कार्यकर्ताओं की तस्वीर पर मानवता की महक का शीर्षक लगाया था। 1979 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हुआ करते थे, वह बीजेपी में शरीक नहीं हुए थे, और उस पीरियड में संघ के लोग इससे विपदाओं में काम करते थे। और सूरत के भीतर जब बीमारी फैली थी उससे भी वो जूझते रहते, इससे इनकार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे गुजरात मॉडल उस समय नहीं था। गुजरात मॉडल तो यह आधुनिक 21वीं सदी और प्रधानमंत्री मोदी के काल का देन है। तो इस गुजरात मॉडल के भीतर में आरएसएस के स्वयंसेवक आपको मोरबी पुल के गिरने के बाद नहीं नजर आए। जो नजर आते और जिस इंदिरा गांधी का जिक्र उन्होंने कहा, उस वक्त वह दुर्गंध रोकने के लिए अपनी नाकों पर रुमाल रखी हुई थी। इस दौर में यहां पर प्रशासन बिल्कुल नहीं जागा। पुल गिर गया, शोर मच गया, हंगामा मच होने लगा, लेकिन मुख्यमंत्री कहां थे? प्रधानमंत्री राज्य में होंगे तो मुख्यमंत्री कहां होंगे? यह बताने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री को इस देश ने देखा और गाड़ी में प्रधानमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पूरा अमला, पूरा सिस्टम उन्हीं के लिए मौजूद था, क्योंकि वह गुजरात में है। और गुजरात के भीतर में यह पूरी बात क्या दोबारा कोई इस चुनाव के भीतर कहेगा कि मच्छू नदी पर जो पुल गिरा उस वक्त राजकीय तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? कितने घंटे बाद उनको जानकारी मिली? जानकारी मिलने के कितने घंटे बाद वो हरकत में आए? उस हरकत में आने के कितने घंटे बाद उन्होंने दुख व्यक्त किया? उस दुख को व्यक्त करते समय उनके आंसू तुरंत नहीं टपके और वह तुरंत मोरबी क्यों नहीं गए? हमें लगता है आज इन बातों का जिक्र क्यों किया जाए। जिक्र तो गुजरात मॉडल का है, और जिन 8 मंत्रों के आश्रय है उसमें उन आंकड़ों के तहत समझ लीजिए कि गुजरात का मतलब इस देश की 5% आबादी है, जीडीपी 7% का होना है। बाल श्रम, इस देश में जितने भी बाल मजदूर हैं उसका 10% गुजरात में ही मौजूद है। जो गुजरात से निर्यात होता है वो पूरे देश का 22% होता है। लेकिन गुजरात में गरीबी सी रेखा से नीचे और राशन कार्ड से सामान लेने वालों की तादाद लगभग 22% है।
यानी 22% गुजरातियों का जिंदगी और जीवन उसी अनाज पर चलता है जो उन्हें अनाज सामान्य तौर पर गुजरात की धनाढ्यता और पूंजी को देखकर होनी नहीं चाहिए थी कि राशन के दुकान के बाहर रहें या गरीबी की रेखा से नीचे आकर खड़े हो गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की तादाद गरीबी की है। गुजरात के भीतर का यह सच है। वहां पर जो भरपूर नौकरी का सवाल है, बीते 10 बरस के भीतर इस देश में जितने भी राज्यों में नौकरियां मिली हैं, गुजरात का नंबर 18वें पर आता है। जो महंगाई का जिक्र है, गुजरात में तुलनात्मक तौर पर ज्यादा महंगाई है। उनके अगल बगल राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसकी तुलना में महंगाई ज्यादा है। कमाई की दृष्टि से गुजरात में अब कमाई के काम बचे नहीं हैं। इंडस्ट्रीज के भीतर काम नहीं बचा और नोटबंदी और कोविड काल के बाद हाथ खड़े कर दिए वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, और अपने तौर पर पूरे तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र की दिशा में डायमंड इंडस्ट्री भी चल निकली। वहां पर भी मजदूरों की तादाद कम होती चली गई। मजदूरों के रेले दर रेले अप्रवासी मजदूरों के तौर पर जो जा रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा गुजरात में मौजूद हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में सन्नाटा पसरा हुआ है। तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का विकास दरअसल उस पूंजी के आश्रय समझना होगा जो एक ही खिड़की, मुख्यमंत्री के कार्यालय की खिड़की और घर की खिड़की जो होती है, उसी आश्रय काम होता है। यानी जो सिस्टम का पूरा हिस्सा है, उसका मतलब सिर्फ गुजरात में मोदी काल में मुख्यमंत्री रहा और प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पूरा सिस्टम का खिड़की भी दिल्ली चला आया, क्योंकि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गुजराती है। तो कोई भी बड़ा इवेंट करना हो गुजरात में, किसी बड़ी इंडस्ट्री को जाना हो, किसी बाहर की इंडस्ट्री को कहीं दूसरे राज्य से उठाकर गुजरात में लाना हो, सारे काम दिल्ली करती है। उन इशारों पर राज्य के मुख्यमंत्री चलते हैं। एफआईआर कॉपी में किसका नाम होना चाहिए या एफआईआर की कॉपी में किसका नाम होगा, ये सारे सवाल हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुजरात की शिक्षा और गुजरात की प्राथमिक शिक्षा को लेकर 2 ही सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस देश के भीतर में जितनी यूनिवर्सिटीज खुली और जितने हायर एजुकेशन की परिस्थिति है, उसमें गुजरात का नंबर अगर हायरार्की के लिहाज से देखिएगा तो कम बड़ी बात नहीं है, वो 22वें नंबर पर आता है। जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है, उसका नंबर 17वें नंबर पर है, 17। और दुरुस्त सुरक्षा और बेहतरीन जीवन का जिक्र हम कैसे कर सकते हैं मोरबी के पुल की घटना के बाद? और यह कैसे जिक्र किया जा सकता है कि गुजरात के भीतर इस दौर में जो भी एमयू साइन हुआ और जिसकी जानकारी गाहे बगाहे अलग अलग चुनाव के वक्त सरकार देती तो रही, लेकिन कभी आंकड़े और कंपनियों के नाम नहीं बता पाई, ये जानते समझते हुए कि इस देश के भीतर में गुजरातियों की ठसक जो है पूंजी के आश्रय, कॉरपोरेट के आश्रय, इंडस्ट्रियलिस्टों के आश्रय और रईसी के आश्रय, जितनी बड़ी तादाद में उनका योगदान इस देश की रईसी में शामिल है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा योगदान रईसी के जरिए इस देश को गरीब बनाने में भी शामिल है। गुजरात मॉडल का मंत्र सिर्फ 2 बातों पर टिका हुआ है। पूंजी से पूंजी बन सकती है, पूंजी के लिए रास्ते कोई भी खुल सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और शायद इसीलिए गुजरात का किसान हो या मजदूर हो, उसके पास इस गुजरात मॉडल में कोई जगह नहीं है। यहां के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हो, पैसा ना होगा तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। यहां के युवाओं को अगर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे जाना है, रोजगार करना है, राज्य में करना है, कोई जगह नहीं है। हां, आपके पास पूंजी है, आप किसी प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हैं, सत्ता के साथ आपके तालमेल हैं, गलबैयां डालकर चल सकते हैं, तो आपके लिए सारे नियम कायदे ताक पर रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे नंदीग्राम से उठकर टाटा एक झटके में गुजरात के सारंग में पहुंच गए थे। यह कोई आसान खेल नहीं है कि एक ट्वीट के जरिए पूरा सिस्टम चला दिया गया। उस दौर में जब बंगाल से लाया जाना था टाटा की नैनो गाड़ी को, सिर्फ मुख्यमंत्री का एक ट्वीट, और यही वो सिस्टम है जो बतलाता है सफलता की कुंजी शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की उंगलियों पर नाचनी चाहिए, लेकिन कोई हादसा हो जाए तो फिर वह उंगली थम जाती है और वह सारे आरोपों से मुक्त हो जाती है और एफआईआर की कॉपी देखना भी नहीं चाहती है कि जिन उंगलियों के इशारे पर पूरा राज्य और पूरा देश चले, वहां पर कोई घटना घट जाए तो दोषी कौन होगा? क्या कोई बताएगा? यह है गुजरात मॉडल का एक अनूठा गहरा सच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।